विकसित भारत बजट 2024 के प्रायोजक हैं इफ्को। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं कवीन सचान। भारत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके पीछे की मेहनत है सरकार की नीतियां और उसको जमीन पर उतारने का संकल्प। और इसी कड़ी में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि आज 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट होगा। इस कार्यकाल का जो पेश करेगी सरकार, तो सबकी निगाहें इस बजट पर होंगी, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने तमाम सपनों को साकार करने के लिए, योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए बजट के जरिए नई स्कीम्स लॉन्च की और आम पब्लिक से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, दिशा दी है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज सरकार के पिटारे में क्या है, क्या होगा आज के बजट में, किसानों के लिए क्या है, पशुपालकों के लिए क्या है, कृषि कारोबारियों के लिए क्या है, स्टार्टअप्स के लिए क्या है, और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था कैसे रफ्तार पकड़ेगी और जो रफ्तार है ये क्या और आगे बढ़ेगी और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा देश, यानी कि विकासशील से विकसित होने का जो लक्ष्य है वो हम किस रफ्तार के साथ पूरा करेंगे। और इसीलिए आज का बजट बेहद महत्वपूर्ण है और इस बजट में क्या खास होने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए क्या उम्मीदें हैं, उस पर होगी चर्चा बजट से पहले। और इसके बाद जब बजट होगा पेश संसद में, उसके बाद हम उसका करेंगे विश्लेषण अपने खास मेहमानों के जरिए और आपकी भाषा में समझाएंगे कि असल में व्यक्ति के तौर पर आपको बजट से क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, उद्योग जगत को इस बजट से क्या मिलने जा रहा है और उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें, यानी कि दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तो उस पर भी खास नजर डालेंगे। तो इसीलिए बजट से पहले हमारे साथ होंगे खास मेहमान, जिनके जरिए हम करेंगे चर्चा। तो आइए देखें कि किस तरीके से हम अब बजट जब शुरू होगा उससे पहले क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बजट से पहले तमाम जो सेक्टर्स होते हैं उनको उम्मीदें होती हैं। खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहां पर क्या उम्मीदें रखते हैं लोग, हमारे एक्सपर्ट क्या उम्मीद रखते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और ये भी समझना जरूरी होगा क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट कहा जा रहा है अगर तकनीकी शब्दों के लिहाज से देखें, लेकिन जो भी सरकार कंटिन्यूटी में यानी कि निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है वो आमतौर पर अपनी नीतियों को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का बजट जिस पर हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं, जिनका मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुरेश मनचंदा साहब, जो कि आर्थिक एक्सपर्ट है। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रताप सिंह बर्थल साहब हैं, जो कि निदेशक रहे हैं एनआईए पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्थान रहा है। और आपके जरिए समझेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर किस तरीके से बदलाव रहा है, सरकार का फोकस क्या रहा है और आज क्या उम्मीद करते हैं। तो 3 अगर हम अलग अलग एक्सपर्ट से समझेंगे, उससे पहले ये बता दें कि किस तरीके से सरकार ने अपनी उम्मीदें इस बजट से देखी हैं, यानी कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे बजट के जरिए, यानी कि उन नीतियों को कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, वहां पर एक साफ तौर पर संकेत मिलेगा आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने तीनों मेहमानों से। पहले प्रताप साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। सरकार का जो फोकस रहा है ओवरऑल, अगर मैं बजट की बात करूं, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और किसी भी देश में जहां पर 70 से 75% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, वहां पर वो एक बूस्टर की तरह काम करता है इकोनॉमी में। पिछले अगर हम कदमों को देखें सरकार के, तो कैसे आप देखेंगे इस बजट में उम्मीदों को? देखिए, पिछले कुछ सालों में जो सरकार की कुछ नीतियां हैं वो बहुत ही एक सराहनीय रही है। सराहनीय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ ज़्यादातर फोकस, मतलब जो जितनी भी स्कीम देखें, चाहे वो एक शुरुआत के तौर पे देखें, चाहे आपका माइक्रो इरिगेशन का है, सोलर पावर का है, या
जितना भी फार्मर्स को मार्केट से लिंक करने के जितने भी स्कीम्स हैं, वो धीरे धीरे एक कृषि में सततता लाने के लिए, उसमें एक एफिशिएंसी लाने के लिए ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। और उसका एक उदाहरण ये है कि आप पिछले 5-7 साल में अगर देखिए, कृषि की जो विकास दर है वो लगभग 4% के आसपास रही है, जो कि पिछले कई सालों से हम 9th 5-year प्लान से इसको टारगेट कर रहे थे 4% ग्रोथ कृषि में, जो आज तक कभी अचीव नहीं हो पाई थी। तो अगर ये इस तरह के प्रयास जो मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कृषि में, क्योंकि देखिए किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे कृषि का हो, कृषि में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहाँ की एक काफ़ी आबादी कृषि पर आधारित होती है। तो वहाँ पे 3 मुख्य मुद्दे होते हैं कि कृषि में किस तरह से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए कम लागत से। दूसरा उसका होता है कि उसको एक सस्टेनेबल कैसे किया जाए लॉन्ग टर्म में। और सस्टेनेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमारे देश में अगर आज आप कृषि की जोत का आकार देखते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर है। बिल्कुल। और 1 हेक्टेयर जब है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपको इंटेंसिव रिसोर्सेज चाहिए, आपको सब कुछ इंटेंसिव चाहिए, पानी चाहिएगा, आपको खाद चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो सततता जो है, क्योंकि देखिए ये रिसोर्सेज हैं वाटर सेविंग, वो हमें करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब वो रिसोर्स सेविंग की तरफ अगर जाएंगे तभी वो लॉन्ग टर्म में उसका सस्टेनेबल तरीके से होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जब हम छोटे किसानों की बात करते हैं तो कृषि में एक इंक्लूसिवनेस, तो जितनी भी जो स्कीम है उनको एक टारगेटेड अप्रोच से, जिनको जो चाहिए जिस तरह की स्कीम है उनके ऊपर मैं सोचता हूं कि इस बजट में जो आने वाली कुछ ये हैं उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी महत्व दिया जाएगा। और खासकर 2 सेक्टर जो मैं सोचता हूँ इंक्लूसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो है पशुधन। पशुधन जो है कौन करते हैं, बिल्कुल जो सीमांत किसान हैं या उस तरह के लोग ज़्यादातर पालते हैं उसमें। और अगर पशुधन की अगर आमदनी देखें तो वो एक लगातार किसानों को, चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, लगातार मिलता रहता है। उससे एक मतलब एक सस्टेनेबल एक रेगुलर इनकम उससे आती है। दूसरा सेक्टर है आपका जो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है, ये भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। तो इन चीज़ों की तरफ मैं सोचता हूँ कि सरकार को कृषि में सततता के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन 2 चीज़ों पे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें शिवाजी सर, की 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें, खासतौर पर जब आर्थिक उदारीकरण का दौर 90 के दशक में शुरू होता है, पहला था कि किसानों के पास धन नहीं था, यानी कि क्रेडिट जो था वो एक बड़ा संकट हुआ करता था। दूसरा था प्रोडक्शन को बढ़ाया कैसे जाए, और तीसरा था मार्केट। अब मैं अगर पहले सब सेक्टर पे आता हूं, क्रेडिट पर, किस तरीके से मोदी सरकार के पिछले 9 साल के अगर हम विजन को देखें और जो तमाम योजनाएं रही हैं, वो जो संकट था क्रेडिट का वो कितना पूरा हुआ है और किस तरीके से उस पर सरकार आगे बढ़ी है? नहीं, क्रेडिट के अगर आप इसको देखें, ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ रहा है क्रेडिट का काफ़ी बड़ा है हर सेक्टर में, यहाँ भी बढ़ा हुआ है काफ़ी। और अगर आप देखें हर साल जो है क्रेडिट लिमिट जो वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्योंकि देखिए खेती में जो है खास करके, और खेती के किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो क्रेडिट के जरिए आता है। इनफैक्ट हमारी जो पूरी जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही जो है दैट इज़ द फाइनल थिंग। और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? बेसिकली बैंक क्रेडिट के जरिए से, अभी डिफरेंट तरीके से बैंक क्रेडिट के जरिए से हर साल वो लिमिट बढ़ता चला जा रहा है। और इस साल भी उम्मीद ही की जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है अगेन इट विल कम थ्रू द पब्लिक क्रेडिट सिस्टम। और उसके साथ साथ अगर हम देखें जो प्रोडक्टिविटी जो है अगर बढ़ते बढ़ते आज जो है ऑलमोस्ट 330 मिलियन टन्स जो है टोटल जो प्रोडक्शन है, नॉट ओनली फूड ग्रेन्स बट ऑल टुगेदर जो प्रोडक्शन है, एंड दैट इंक्लूड्स योर एवरीथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, फिश, सुगर केन, शुगर, व्हीट, राइस, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, एवरीथिंग दैट इज इट। तो सारी चीज़ें जो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है पहले कृषि का मतलब समझा जाता था, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो हम समझते थे कि बेसिकली व्हीट जो है और राइस यही है। बिल्कुल। और उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन आया तो दूध का बढ़ा। उसके बाद जो है हमने जो उसको अपने विजन को जब बढ़ाया तो हमने पाया कि कृषि का क्षेत्र इतना छोटा नहीं है। कृषि का क्षेत्र जो है भारतवर्ष का अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ले लें तो इंडस्ट्रीज का 50% से ज़्यादा कृषि है। पर उसको जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है बाकी इंडस्ट्री में जो है कई बार बहुत तरह के इंसेंटिव्स होते हैं
तो कृषि में जो इंसेंटिव्स आते हैं वो क्रेडिट के जरिए ही आ रहा है, और उसी क्रेडिट के जरिए ही किसान अपने को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर उसके साथ साथ एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में जो ध्यान रखना चाहिए, और सरकार ध्यान रख रही है ऐसा नहीं है, कि कृषि आमदनी जो है उस पे जो है अगर पर हेड का आप देखें पर फैमिली का, तो 1700 से 2000 रुपए के आसपास आता है अभी भी। तो ये जो है इस पे मेरे ख्याल में सरकार को ध्यान दे रही है, और ये इस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बजट में भी इसको ध्यान देने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है कि वो कब होगा, वो तभी होगा जब फार्म ग्रेड प्राइसेस जो है वो किसानों को सही ढंग से मिलेगा। और उसी के ऊपर जो है पिछले कई सालों से बाकी चर्चाएं हो रही हैं कि प्राइसेस कैसे बढ़े और कैसे मिले, क्योंकि प्राइसेस अगर किसान का बढ़ता है तो फिर उधर इन्फ्लेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए किसानों का ये जो एस्पेक्ट है वो कैसे बढ़े, उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। ओके सुरेश जी, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि असल में सरकार ने जो आपने कहा शिवाजी सर कि किस तरीके से फोकस किया तमाम स्कीम्स पर, वो एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि असल में सरकार जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्कीम का, तो वो स्कीम्स क्या हैं और किस तरीके से पिछले 9 वर्षों में हम ग्राफिक के जरिए देखेंगे कि कैसे बदला है किसानों का जो एजेंडा था, वो कैसे मुख्य धारा में लौटा, और स्कीम्स कौन कौन सी सरकार ने लॉन्च की जिसके जरिए वो यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर फोकस, और साथ ही साथ वहाँ पर जो आमदनी को दोगुना करने का संकल्प था, जो एक विजन था, वो वहाँ पर नजर आया है। तो अगर हम उन स्कीम्स को समझें कि क्या क्या वहाँ पर होने वाला है और कैसे वो जो अलग तरीके से स्कीम्स रही हैं वो लॉन्च की गई, और उनका इस वक्त जो स्टेटस है वो क्या उनका स्तर है इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उन सेक्टर्स में उन स्कीम्स का योगदान एक इंडिविजुअल के तौर पर किसानों के लिए और दूसरा उस सेक्टर के लिए। तो आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो मैं बात कर रहा था कि क्रेडिट एक बड़ा इशू हुआ करता था, वो 90 के दशक के बाद तेजी के साथ बदला। जो ऋण की बात थी, किसानों की आत्महत्याओं की बात थी, वो इस स्कीम के बाद उसमें काफ़ी कुछ अंतर दिखा। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिला, यानी कि आप लोन ले सकते थे, 4% की वार्षिक दर पर ऋण की सुविधा मिली। 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ तक मिला, और 2022-23 में करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिला है। यानी कि खेती करने के लिए जो पहले एक धन की मैं कहूँ कि कमी थी, एक संकट था, वो किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स ने काफी हद तक पूरा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से हो चुका, लेकिन एक बड़ा योगदान इसका रहा है। अब चलते हैं दूसरी स्कीम पर, जो कि इस सेक्टर के लिए होगी, कि किस तरीके से वहां पर इंपैक्ट नजर आया है। ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर 4% का जो इंटरेस्ट है, और वो भी कई बार इसमें बदलाव दिखता है, उसमें माफी दिखती है, और उसका असर अब उत्पादकता पर यानी कि प्रोडक्शन पर साफ तौर पर नजर आता है। दूसरा है किसान उत्पादक संगठन, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं किसान, वो बनाते हैं अपने स्वयं सहायता समूह, और 10,000 से ज़्यादा FPO यहाँ पर उनकी सहायता की गई है। 27-28 तक जो लक्ष्य है वो करीब 6,800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान का लक्ष्य यहाँ पर है। और इसके साथ साथ स्टार्टअप की अगर बात करें तो 2016 में 442 स्टार्टअप्स की संख्या थी, और अब 1 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में इस सेक्टर से रिलेटेड या इससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्टार्टअप्स का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से वो अपने प्रोडक्ट को लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के साथ में वो बाजार में उतारते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है, और साथ साथ पर किसानों का जो एक बाजार की कमी दिख रही थी, वो बाजार की कमी इन स्टार्टअप्स के जरिए पूरी होती नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। और जब हम अपने देश को देखते हैं और यूरोप या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, अगर खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर ले जाने यानी कि उनको अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ कदमताल कराने की बात होती है। तो ये स्टार्टअप्स की योजना किस तरीके से बदली है वो है। और दूसरा है सिंचाई योजना, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो इलाके हैं एग्रीकल्चर के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर खेती पूरी तरह से अब तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो बारिश यानी बरसात के सहारे रहती थी। कहीं पर कैनाल या नदियों का पानी ज़रूर पहुँचता है, लेकिन ज़्यादातर जो है बारिश के उस पर डिपेंडेंसी है, उस पर निर्भरता है। अब जो बदलाव हुआ कृषि सिंचाई योजना के बाद, वो 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के बाद कवर हुआ है, और 125 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, यानी कि इस योजना के जरिए उनको लाभ मिला है।
उसके बाद अगली योजना जो सरकार की रही वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी आपदा होती है, कभी ओले पड़ना, कभी सूखा पड़ना और कभी तेज आंधी के चलते फसलें बर्बाद होती थी, लेकिन अब उन्हें इस प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक कवच मिला, एक शील्ड मिली, वो बीमा योजना के जरिए। 47.4 करोड़ से अधिक किसान अब तक पंजीकृत हैं, यानी कि इसका लाभ ले रहे हैं। लाभ लेने के लिए उन्होंने अपने को रजिस्टर्ड कराया है और 13 करोड़ से ज्यादा किसानों ने अब तक दावे किए यानी कि क्लेम किए हैं, जो कि प्राकृतिक आपदा के चलते जिनकी फसलें नष्ट बर्बाद होती रही उन्हें कृषि बीमा का लाभ मिला और उन्हें उसके बदले में इंश्योरेंस, जिसे आम भाषा में हम समझते हैं, वो उसका होता है और उसका फायदा मिलता है। तो ये तमाम योजनाएं हैं जिसका इंपैक्ट हमने देखा पिछले 9 वर्षों में, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इस बजट में इन पर और ज्यादा फोकस है, किस तरीके से बदलने जा रही हैं ये योजनाएं। यानी कि बदलाव की जब बात कर रहा हूं तो मैं बजट को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही अलग अलग राज्यों से कुछ और हमारे किसान या अलग अलग लोग जुड़ेंगे जो बताएंगे उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डीडी किसान, आप देख रहे हैं और बात हो रही है आज आने वाले बजट से उम्मीदों की, और हम बात कर रहे हैं बजट से पहले कि असल में सरकार का फोकस क्या रहा है, क्योंकि जब हम पिछले कदमों को देखते हैं तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होने जा रहा है। हम बात कर रहे थे जो तमाम स्कीम सरकार ने लॉन्च की हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई, उन पर अब तक क्या क्या हुआ जिसका हमने जिक्र किया। कुछ और स्कीम्स इस तरह की हैं जिनकी हम बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि एग्रीकल्चर सेक्टर सरकार के केंद्र बिंदु में है और वो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार में अब साझेदार बन रहा है। क्योंकि पहले हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को देखते थे और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का रेशियो है उसको देखते थे, वो 1.5% के आसपास, 2% के आसपास तक था, जिसे 4% तक ले जाने का संकल्प सरकार ने लिया और उसकी तरफ कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने बात की थी बीमा योजना, जो एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था, और इस फैक्टर के साथ साथ जब सरकार ने इसे इंप्लीमेंट किया उसका एक बड़ा फायदा किसानों को मिला। तो इस तरह की और कई सारी स्कीम्स जिन पर चर्चा भी होगी और ये भी होगा कि उसको किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो तेजी के साथ उस पर लगे रहें, उससे पलायन ना करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि जिस जमीन पर आप किसान खेती करते हैं वो कितनी उपजाऊ है, उसमें किस तरीके के मिनरल्स या फिर क्या फसल आप बोना चाहते हैं वो वाकई उस जमीन के लायक है या नहीं, आपकी जमीन आपकी जो फसल बोने जा रहे हैं उसके लायक है कि नहीं है। इसके लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि जो हेल्थ है आपकी मिट्टी की, उसका एक कार्ड बना और वो स्कीम लॉन्च की गई। अब तक 23 करोड़ कार्ड बांटे गए हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो आपकी मिट्टी या मृदा जिस पर आप खेती करें उसमें किस चीज़ की कमी, ताकि आप स्पेसिफिक वही खाद या वो आप एलिमेंट उसमें शामिल करें, डालें, ताकि आपकी फसल अच्छी हो। और इससे लागत में न सिर्फ कमी आई बल्कि पैदावार बढ़ी और फसलों में जो कीड़े या फिर बहुत कम पैदावार होती थी, ये तमाम जो कारण थे ये अब धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो ये जो इम्पैक्ट था हेल्थ कार्ड का, सॉइल कार्ड जिसे कहा जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहा जाता है, अलग अलग नाम से आप लोग जानते हैं हमारे किसान, वो एक बेहतर, मैं कहूं कि टूल, एक हथियार के तौर पर किसानों को मिला। इसके अलावा और जो स्कीम्स हैं कि जो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं मैं कहूं कि हेल्प करती हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग तरीके से, वो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर
उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए था। इसके अलावा जैविक कृषि की तरफ सरकार ने फोकस किया, प्राकृतिक कृषि की तरफ फोकस किया, जहां पर परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत करीब 11.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर कवर हुआ और प्राकृतिक खेती के लिए 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। प्राकृतिक खेती का मतलब ये कि जहां पर लागत सबसे कम हो, यानी कि आप खाद और इसके अलावा अगर आप जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनकी जगह आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी लागत को कम करें और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये है जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की तरफ फोकस सरकार का, जिसके लिए योजनाएं बनाई गई और उनका बजट एलोकेशन भी बढ़ाया गया। लेकिन इस बार के बजट में क्या इस पर और ज्यादा फोकस होगा, ये भी देखेंगे। इसके अलावा इनाम बाजार एक बड़ी समस्या रही है किसानों के लिए, कि सरकार ने इस पर फोकस किया कि आखिर जो किसान प्रोडक्शन करते हैं किसी भी जिन्स का, वो कहां पर बेचेंगे, क्योंकि बाजार एक बड़ा संकट होता है आम किसानों के लिए। ऐसे में इनाम शुरू किया गया, जहां पर 1361 मंडियां, ये ऑनलाइन पोर्टल जहां पर किसान या उससे जुड़े संगठन यहां पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं और सीधे वो जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, उसके साथ संपर्क में आते हैं। यानी कि बिचौलियों का होल्ड कम हुआ और मुनाफा जो था किसानों का या एफपीओ का वो बढ़ा। 2575 एफपीओ अभी तक जुड़े हुए हैं और 1.75 यानी कि करोड़ से अधिक किसान सीधे तौर पर ई नाम के साथ जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो कि सीधे सौदा करते हैं ई नाम के जरिए। यानी जहां पर खरीदार और जो विक्रेता है किसान, वो सीधे तौर पर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। तो ये बाजार के नजरिए से महत्वपूर्ण योजना जिस पर सरकार ने फोकस किया। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो बात हो रही थी कि कैसे कैसे जो साइड बिजनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए, वहां पर सरकार का फोकस रहा है, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात हुई है। किसानों की आमदनी बढ़ी, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम से 12 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और करीब हर रोज 45 लाख लीटर दूध का यहां पर प्रसंस्करण होता है। और यानी कि ये बाजार तैयार हुआ, जो कि एक अतिरिक्त इनकम किसानों के लिए हुई, जहां पर वो अपने आय को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नीली क्रांति की बात, जहां पर मत्स्य संपदा योजना में 20,050 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 70 लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त जल कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 2024-25 तक मत्स्य निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य। और इस तरफ बहुत जो जलीय वाले इलाके यानी कि जो कोस्टल रीजन कहे जाते हैं खास तौर पर, अब तक हम देखते थे वहीं पर जो नीली क्रांति है वो जुड़े हुए लोग थे। लेकिन इसके अलावा इस योजना के बाद ऐसे इलाके भी जुड़ गए, ऐसे किसान भी जुड़े जो कि जो समुद्री इलाके उससे दूर थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो कृत्रिम पौंड हैं, तालाब हैं, वो बनाए और इस नीली क्रांति के वो हिस्सेदार बने और अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान भारत, 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने, यानी कि अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज की सुविधा, और 6 करोड़ मरीज भर्ती हुए हैं, जो अब तक के आंकड़े हैं। आयुष्मान भारत में ज्यादातर वो गरीब परिवार या लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर या खेती से जुड़े हुए रहे हैं या रहते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, जहां पर 10 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए गए, हर साल करीब 12 रिफिल और 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 13% की कमी आई एलपीजी के चलते रूरल इंडिया में, और 18 लाख टन PM 2.5 उत्सर्जन से बचने में मदद मिली, यानी कि वो उत्सर्जन कम हुआ। तो एनवायरनमेंट के नजरिए से और इकोनॉमी के नजरिए से भी ग्रामीण क्षेत्र में एक योजना महत्वपूर्ण रही है। स्वच्छ भारत मिशन, 11 करोड़ घरों में बने शौचालय और 3.31 लाख गांव खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं। 1.79 लाख गांव में ठोस कचरा प्रबंधन अब तक शुरू हो चुका है और 2.68 लाख गांव में तरल कचरा प्रबंधन, यानी कि जो आप ड्राई और लिक्विड कचरे की बात होती है शहरों से लेकर गांवों तक, वो सब कुछ यहां पर नजर आया है। इसके बाद सौभाग्य योजना, जहां पर ग्रामीण भारत में बिजली पहुंचाई गई और करीब करीब 3 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची है। और अब ज्यादातर ऐसे इलाके जो कि अब तक बिजली की पहुंच से दूर थे, वहां पर रोशनी पहुंची बिजली की और उसके जरिए वहां पर उद्योग धंधे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और इनका भी काम शुरू हुआ। जल जीवन मिशन, जहां पर हर घर तक पानी पहुंचाने की बात हो रही है नल के जरिए, ताकि पानी का जो मैं कहूं कि साफ तौर पर बचत है वो हो पाए। और इसके लिए नल कनेक्शन जो है 2019 में 3.23 करोड़, मई में ये 12 करोड़, यानी करीब 270% की वृद्धि हुई है। करीब करीब 4 गुना हो चुका है अब तक नल कनेक्शन अगर बात करें, और ये गांवों तक पहुंच रहा है।
आवास योजना जहां पर 3 करोड़ मकानों का निर्माण हुआ और 70% जो मकान हैं वो महिलाओं को मिले हैं, यानी कि महिला जो प्रमुख हैं परिवार की उनके नाम पर ये बने हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई और प्रति माह हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन इस योजना के तहत मिलता है। गरीब परिवार इसके जो दायरे में है वो आते हैं और ख़ासतौर पर ग्रामीण भारत या फिर शहरी इलाकों में भी ऐसे परिवार बड़ी संख्या में जहाँ पर होते हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा की हमने बात की, जो कि 5 किलो राशन की बात हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इन योजनाओं से जो खेत से लेकर बाजार तक वो हालत हुई कैसे है, इस वक्त स्थिति क्या है, आप देखें कि 2014 से पहले 3.6 लाख लाभार्थी किसान हुआ करते, तो 2023 के बाद जो है वो 20.8 लाख किसान हैं। यानी कि ये बदलाव है कि कैसे जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ी, उसके साथ साथ जो फसल थी वो बाजार तक पहुंची और उसका फायदा सीधे सीधे किसान या उससे जुड़े संगठनों को मिला है, जिसमें करीब 478% की बढ़ोतरी या मैं कहूँ कि जंप जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष, किसानों के लिए सब्सिडी पर 40 लाख जो इक्विपमेंट हैं, यंत्र वो दिए गए। कृषि परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ पर दी गई सरकार की ओर से और करीब 16,800 कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए। ऐसे बैंक जहाँ पर तमाम जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इक्विपमेंट हैं वो वहाँ पर रहते हैं और किसान उससे जुड़े संगठन वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं या फिर खरीद कर एक बैंक बनाते हैं और गांव के गांव उसका इस्तेमाल करते हैं सामूहिक तौर पर। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की बात हो रही है, जहां पर 11,040 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पाम रोपण का लक्ष्य रखा गया। अब तक हम जानते हैं कि इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, जिसके चलते काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन देश में ही अब इसके लिए सरकार ने अपने कदम बढ़ाए। राष्ट्रीय बांस मिशन जो कि उन्नत रोपण सामग्री के लिए 140 से अधिक पौधशालाएं स्थापित की गई और 45 रोपण इकाइयों की स्थापना की गई। ये मिशन भी शुरू हुआ है और इसका असर भी आने वाले कुछ वर्षों पर दिखेगा। ये कृषि से जुड़े हुए सब सेक्टर में कहूँगा जहाँ पर अलग अलग किसान जो है वो फायदा उठा रहे हैं। जनधन योजना 50 करोड़ से अधिक लोग इस जो बैंकिंग सिस्टम है उससे जुड़े और 2015 में 15 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे और अब ये बढ़कर करीब करीब 3 गुने हो चुके हैं। तो ये ऐसी तमाम स्कीम है जहां पर सरकार का फोकस रहा है और इसके जरिए जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सब सेक्टर यानी कि उससे जुड़े हुए लोग, वो परिवार जो जुड़े रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ पूरे के पूरे सेक्टर और इकोनॉमी को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि इन स्कीम्स के बाद में सरकार का फोकस इस बार के बजट में क्या इनका बजट और बढ़ाने का होगा या सरकार कुछ नया फोकस करने वाली है ऐसी कुछ नई स्कीम के साथ में। अब मैं आता हूं आपके पास सर कि क्या ये जो मैंने बात की अलग अलग स्कीम्स की, ये कितनी प्रभावी रही हैं खासतौर पर बाजार, क्योंकि आप बाजार को बहुत करीब से समझते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ चुका था लेकिन बाजार एक बड़ी किल्लत थी, वो कितनी दूर हो पाई है और इस बजट में क्या उम्मीद है? देखिए, पिछले अगर 3 से 4 सालों का अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर देखें तो अगर इसको बड़े नज़दीक से देखा जाए तो ऐसे ऐसे आपको चमत्कार यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए होंगे कि जहाँ पर जो यंग ब्लड है, जो कृषि से पहले दूर भागता था और वो इनोवेशन के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव कर रहा है, उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ये इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि आने वाले जो 10 साल हैं वो एग्रीकल्चर के 10 साल हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी वाइज एग्रीकल्चर के अंदर में मूवमेंट्स आए हैं, ये टेक्नो एरा आपका आने वाला है। अगला जो 10 साल है जहां पर हम छोटी छोटी जिन बातों की अभी सरकार जी भी बात कर रहे थे, प्रताप जी भी बात कर रहे थे, तो मैं उसको थोड़ा सा और मार्केट साइड पर लेकर के जाना चाहूँगा। पहले मार्केट साइज नहीं था, आज की तारीख के अंदर आप देखिए कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। मार्केट साइज इतना बड़ा हो चुका है एग्रीकल्चर के अंदर में कि पिछले अगर 2 साल का ही हम डाटा उठा करके देख लें तो इतनी ह्यूज आपके पास में स्टार्टअप कंपनीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में मूव हुई हैं। जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं उसका बेनिफिट तो वो ले ही रहे हैं। इसके अलावा
हिंदुस्तान इस समय पर एग्रीकल्चर के अंदर में, एक्सपोर्ट के अंदर भी आगे बढ़ रहा है। जो डेफिसिट है, जो लगता है, देखिए मैं बहुत एक बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे इनोवेशन की यहाँ पर कमी थी, R&D की यहाँ पर कमी थी, और मार्केट के अंदर में इसको किस तरीके से सेल आउट किया जाए इसकी बड़ी कमी थी, जिसको अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर में जो यंग ब्लड यहाँ पर आया है, जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, उन्होंने बड़ा तरीके से इसको उठाया है, और इसको मार्केटिंग जो करने का जो जज्बा देखने को मिला, उसने ट्रेमेंडस रिजल्ट्स दिए हैं। मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। हिमाचल के अंदर में एप्पल होता है। अब कितने लोग ये जानते हैं कि सुबह उसी एप्पल को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होगा, लेकिन अगर मैं उसी एप्पल को रात को कंज्यूम करूंगा तो उससे वेट गेन होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की जो R&D है, अब इसको मार्केट करने की आवश्यकता है। अगर इसको अगर तरीके से मार्केट किया जाए तो आप देखिए कि उसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा। जिसने वेट लूज करना है उसके लिए भी वही एप्पल है, जिसने वेट गेन करना है उसके लिए भी वही एप्पल है। आप कौन का एग्जांपल लीजिए, देश के अंदर में कितने लोग ऐसे थे, पहले मक्का होता था, देश के अंदर में भरपूर मक्का होता था, लेकिन कितने लोग थे जो उसको कंज्यूम करते थे? हार्डली, बहुत मैं कहूंगा कि बहुत ऐसे लोग दिखाई देते थे कि भाई मक्का के नाम से भी दूर भागते थे। लेकिन कॉर्नफ्लैक आया, कॉर्नफ्लैक ने ऐसा मार्केट यहां पर कैप्चर किया हिंदुस्तान के अंदर में कि हर घर के अंदर में मैक्सिमम जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, कम से कम वहां पे सुबह की जो ब्रेकफास्ट की जो टेबल थी वहां पे आपको कॉर्नफ्लेक्स दिखाई देने लगा। ये आप ये कह रहे हैं कि जो बाई प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में और वैल्यू एडिशन के साथ, यस, वो मार्केट को उसने एक नया बूम दे दिया है। यस, मैं लौटूंगा आपके पास और समझूंगा कि बाजार में और क्या चाहिए, उसके लिए सरकार क्या करेगी या कर सकती है। साथ ही ब्रेक के उस पार चलेंगे रायपुर, जहां पर देखेंगे किसान क्या उम्मीद लगाए हैं और वहां के कृषि मंत्री क्या कहते हैं। ब्रेक के उस पार। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं कवींद्र। बात हो रही है बजट जो पेश होने वाला है आपसे कुछ देर के बाद, और खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से इस बजट में हमें नजर आएंगे सरकार के कदम। भविष्य में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को कहां और किस तरीके से ले जाना चाहती है। रुक करेंगे अब रायपुर, जहां पर किसान क्या कह रहे हैं और किस तरीके की उम्मीद जता रहे हैं और सरकार के से क्या कदमों की उन्हें इस वक्त उम्मीद नजर आती है। अनेकों योजनाएं किसानों के हितों के लिए भारत सरकार संचालित करते हैं और हमारे देश के किसान भाई इन योजनाओं का लाभ लेकर के खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस विषय को लेकर के आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी से और जानते हैं उनका विचार। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है। आज छत्तीसगढ़ में फल की खेती और फूलों की खेती के साथ साथ साग सब्जियों का भी खेती बड़े पैमाने पर लोग आधुनिक तकनीकी के आधार पे कर रहे हैं और कुछ हिस्सों में खास करके हमारा बस्तर का अंचल और सरगुजा अंचल में, इस अंचल में मिलेट्स की खेती भी, कोदो है, रागी है और भी जो उपज हैं
वर्षों से लोग लेते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस ओर विशेष उनका जोर है कि छत्तीसगढ़ में, बाकी प्रदेश में तो हो ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत अधिक संभावना है। और इस संभावना को देखते हुए जो मिलेट्स हैं उसका उत्पादक कैसे हम छत्तीसगढ़ में और बढ़ा सकें, इसके लिए भी भारत सरकार से हमें फंडिंग हो रहा है। हमारा बजट का साइज जो है पूर्व की भांति इस वर्ष भी बजट तो है ही है, लेकिन इस बार हम विशेष जोर दे रहे हैं कि तमाम सारे जो है फल की खेती हो, सब्जियों की खेती हो या फिर अन्न हो, उसमें कैसे हम और अधिक जो है उपज को हम बढ़ा सकें, लोगों का स्किल को कैसे बढ़ाया जा सके, तकनीकी का उपयोग करते हुए इसमें हम बेहतर रिजल्ट कैसे ला सकें, ऐसा सोच करके हमारा इस बार का जो बजट साइज है 34% एवं का बजट प्रावधान इस बार हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से जितनी स्कीम योजनाएं चल रही हैं उसमें तो हम काम कर ही रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसमें भी हम बेहतर रिजल्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के जो सोच है, उस सोच के आधार पर छत्तीसगढ़ एक बेहतर रिजल्ट देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये तो रही माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी के विचार। अब आइए मिलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माननीय कुलपति महोदय जी से और जानते हैं बजट 2024 को लेकर उनके क्या विचार हैं। आने वाले साल का जो बजट है जो कृषि में फोकस होके होगा, आकांक्षी जिलों में हम और अधिक से अधिक कैसे वहाँ के युवाओं को प्रेरित कर सकें कि वो अपना रोजगार बनाएं और आगे बढ़ के देश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के ये किसान समृद्ध हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बन के अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। जैसे धान की वजह से किसानों की आय दुगनी हुई है, उसी तरह जो 23 कमोडिटी है जिनकी उन्होंने MSP लागू की हुई है, लेकिन उनको गवर्नमेंट खरीदती नहीं है। तो अगर ये बाकी चीज़ों को भी गवर्नमेंट खरीदना चालू करे तो लोगों का धान के प्रति थोड़ा सा लगाव कम होकर दूसरे उसमें जाएगा, तो धान का उत्पादन कम होगा, दूसरी चीज़ों का बढ़ेगा। तो धान खरीदने के लिए जो सरकार को परेशानियां हो रही है उससे उनको भी राहत मिलेगी और किसान दूसरी फसल में डाइवर्ट हो जाएंगे, तो किसानों का भी फायदा होगा। सरकार की कुछ योजनाएं दूसरे स्टेटों में चल रही है, जैसे एग्रो टूरिज़्म है, वह काफ़ी कारगर साबित होता है। एक किसान को एडिशनल कमाई मिलती है उसमें। तो उससे यह होता है कि किसान जो है अपने खेतों में ही कुछ और सुविधाएं देकर शहरी जो परिवेश के लोगों हैं उनको आकर्षित करके कुछ एक्स्ट्रा आमदनी कमाया जा सकता है। तो इस पे भी सिंगल विंडो में कुछ उसके क्राइटेरिया बना के उसमें सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे किसान अलग अलग तरीके से उसमें लाभ कमा सकते हैं। जिस तरीके से सरकार ने एक इंडस्ट्रियल लोन पे, होम लोन पे महिलाओं को अतिरिक्त छूट दे रखी है, अगर वो हमें भी कृषि लोन में महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त लोन के लिए अतिरिक्त छूट देती है लोन में, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। जैसे कई प्रांतों में, जैसे बेंगलोर में IIHR है, वाराणसी में IIVR है, तो राष्ट्रीय स्तर के कोई इंस्टीट्यूट हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो जाए, जिससे कि यहाँ के किसानों को लाभ मिले, इसका बजट में प्रावधान रखना चाहिए। इस बजट में सरकार से मेरी ये अनुरोध है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है इन्वॉल्व, जो उसके पोल और उसकी चक्री में होता है। तो उस पर अगर सरकार थोड़ा कुछ सब्सिडी वगैरह अगर प्रोवाइड करे तो मेरे ख्याल से ये फ्रूट जो है एक छोटे किसान भी उगा सकते हैं अच्छे तरीके से और उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। सरकार को उस और थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सब्जी और फलों की खेती के लिए शुरू से 4 आयाम होते हैं, जैसे जोताई करना,
पौधे अच्छे स्वस्थ पौधे तैयार करके देना और उसके बाद उत्पादन करना और उसके बाद उसका विपणन बाज़ार पहुंचाना। तो इन सभी आयामों में किसान को सरकार से अपेक्षा रहती है कि जैसे पहले शुरुआती दौर में कृषि यंत्रों की ज़रूरत रहती है, तो उसमें सरकार से अपेक्षा है कि अच्छी सब्सिडी मिले, या फिर ना भी मिले सब्सिडी तो उसमें लगने वाले टैक्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो भी बहुत भारी पड़ते हैं किसान को। तो वो उसमें टैक्स में कमी हो या फिर कृषि यंत्रों में सब्सिडी मिले। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि आने वाले बजट में पॉली हाउस और नेट हाउस की सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि और किसानों को लाभ हो। तो रायपुर के लोग, वहाँ के कृषि मंत्री और कुछ एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि क्या अभी भी समस्याएं हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं। बात इसी पर होगी, लेकिन ब्रेक के उस पार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारा विशेष कार्यक्रम और बात हो रही है फिलहाल उम्मीदों की, क्योंकि कुछ देर के बाद बजट पेश होगा और देखेंगे कि उस बजट में क्या, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी हमने सुना रायपुर में, वहां पर जनता, किसान, एक्सपर्ट और कृषि मंत्री। प्रताप जी, जो रायपुर में उम्मीद देखिए, अगर ओवरऑल बात करें, कैसे आप देखते हैं और सरकार इस पर किस तरीके से फोकस कर सकती है? देखिए, एक दो चीज़ें जो किसान भाइयों ने कही बहुत अच्छी बातें थी, और मंत्री जी ने भी कहा कि रायपुर में बहुत संभावनाएं हैं। संभावनाएं रायपुर में ये हैं कि वहाँ पे एक हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, वहाँ पे आपका पशुधन का बहुत स्कोप है, और इन चीज़ों की तरफ अगर, क्योंकि देखिए ये केंद्रीय सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक थोड़ा बहुत एक इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है उन चीज़ों के लिए, बाकी इनिशिएटिव्स तो स्टेट गवर्नमेंट्स को लेने होते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए गोबर जिसको हम की बहुत ही एक वो समझते थे, इसके कितने यूजेज हैं, इसकी वैल्यू चेन को अगर पूरी तरह से डेवलप किया जाए तो वो न केवल कृषि की उर्वरकता को बढ़ाता है, किसानों की आमदनी को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गोबर को अगर आप एक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र के यूज में अगर आप देखते हैं तो आज के टाइम में हम अपना लगभग 70 से 75% जो हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, तो कितना एक वो बनता है। और फिर साथ साथ में जो हमारे जो पशुधन है उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। तो एक तो ये है ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह का एक कंप्लीट जैसे लाइफ स्टॉक पे काफ़ी डिपेंडेंस है कई राज्यों में, वहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और कहूँगा। वहाँ पे किसान भाइयों ने कहा था MSP कि वो सिर्फ हम गेहूँ और चावल के लिए ही करते हैं, बाकी क्रॉप्स के लिए क्यों नहीं है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की अपनी समस्याएं होती हैं। MSP पे प्रोक्योर करना, उनको स्टोर करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और ये इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स जो कि किसी भी सरकार के लिए वो नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट रिफॉर्म्स जो इस दिशा में जो लाए गए थे 3 रिफॉर्म्स, वो समहाउ वो किसी ढंग से नहीं हो पाए। तो एक तरीका तो ये है कि हम मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लें, सेंटर उस पर किसी तरह का नहीं है, ठीक है, गाइडलाइन दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लें उनको करने के लिए। चावल की वजह से जो समस्या आ रही है, चावल की खेती की वजह से, वो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये समस्या इसीलिए आ रही है कि हमने किसानों को उनको एक एश्योर्ड मार्केट दे के चावल के लिए, और उनको सब्सिडी किस पे? आप पानी पे, क्योंकि चावल जो है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। लगभग 1 किलो पैदा करने के लिए आपको 3-3.5 हज़ार लीटर पानी चाहिए, जो कि किसी दूसरी क्रॉप में इतना नहीं होता है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, ठीक है, जहाँ पे
पानी अच्छा है, लेवल वाटर लेवल अच्छा है, पर आगे आने वाले समय में आप देखिए पंजाब हरियाणा में जो वाटर ग्राउंड जिस ढंग से डिप्लीट हो रहा है, तो ये इस तरह की जो इंसेंटिव्स हैं उनको आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, हैवीली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी आपने दी हुई है और एमएसपी पे आप खरीद रहे हैं, तो एक किस्म से आप उनको पूरा रिस्क फ्री करके एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो करते हैं। पर यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूरत है चावल से दूसरी फसलों की तरफ ले जाने की, और उसका तरीका ये होता है, ठीक है आप एमएसपी पे नहीं है, आप उतना ही प्रोक्योर करिए जितनी आपको ज़रूरत है, स्टेट टू स्टेट ट्रेड्स को आप करिए, उसको करिए। एमएसपी की जगह अब एमएसपी पे एक पार्ट खरीदिए, बफर स्टॉकिंग या थोड़ा बहुत जो भी है, पर जो प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करें, उससे सेंटर उनको पैसा देता है, उसके लिए काफ़ी वो एक वो क्या नाम है अच्छी वो एक विकल्प के तौर पर है। ओवरऑल खरीदारी सरकार की ओर से नामुमकिन सा है, इतना नहीं कर सकते। एक और राज्य चलते हैं कि हम लोग जयपुर चलते हैं और जयपुर में देखते हैं कि वहां पर किसान एक्सपर्ट क्या उम्मीद लगाए हैं और क्या उनकी दिक्कतें हैं जिसको दूर करने के लिए वो इस वक्त देख रहे हैं सरकार के बजट को। विकसित भारत बजट 2024 को लेकर किसान क्या सोचते हैं, इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा विकसित भारत बजट 2024, आइए जानते हैं सुंदराराम जी से। सुंदराराम जी, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विकसित भारत बजट 2024 से? बिना पानी के कोई भी विकास वो संभव नहीं है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी की सिंचाई योजनाएं और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को साथ लेकर मैंने कुछ जल संग्रह किया है। एक तो मेरी अपेक्षा ये है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। सुरेंद्र जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी से ये चाहता हूँ कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है वो गांव-गांव ढाणी तक पहुँचे। अभी तक जो हम जैसे बड़े किसान हैं वो इससे लेके लाभ ले रहे हैं। अगर ये गांव ढाणी तक छोटे 2 गाय वाले किसान के पास भी पहुँचेगा तो इससे डेफिनेट किसान की इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना तक होगी। गंगाराम जी, आपकी क्या राय है विकसित भारत बजट 2024 पर? जिस प्रकार से बरसात का पानी संरक्षित किया जाता है और बहुत कम मात्रा में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा उपयोग करके हम लोग इस खेती कर रहे हैं, तो किसानों को इसके ऊपर अनुदान बढ़ाया जाए, जिससे और साथ ही अन्य किसानों को भी इसके बारे में मोटिवेट किया जाए। विकसित भारत बजट 2024 पर अपनी राय रखने के लिए हमारे बीच आई हैं कृषि स्नातक महिला सुमन जी। बजट के अंदर हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज किया जाए, जो महिलाएं आगे बढ़ सके, जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रही है उन महिलाओं को स्कॉलरशिप और बढ़ाई जाए, और जो पैकेज हम लोग को मिल रहा है उसमें अनुदान और बढ़ाया जाए। कान सिंह निर्माण जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? मेरा निवेदन है कि किसान का बजट किसान के खेत में रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति सरकार बनाए जिससे गो आधारित प्राकृतिक खेती इस देश में पनपे। संजीता जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? आप जागरूक हैं, शिक्षित हैं और खेती को आपने अपना व्यवसाय बनाया है, आपकी क्या उम्मीदें? हम सबको मिलकर मैं युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वार्तालाप के माध्यम से कि हमारे युवा हम सभी मिलकर प्राकृतिक खेती पे जोर दें, और यही हमारा आखिरी हल होगा हर समस्या का। सुरेश जी, आपका क्या सोचना है विकसित भारत बजट 2024 को लेकर? भारत सरकार से यही निवेदन है कि हर प्रकार की मंडी के अंदर जैविक किसानों के लिए एक अलग से दुकान होनी चाहिए। जी जी, एक और युवा किसान हमारे बीच मौजूद हैं, रमेश कांटवा जी, आप भी कृषि करते हैं। हमारी सरकार निर्यात को लेकर एक ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि एक ब्लॉक स्तर पे हर आम किसान भी अगर निर्यात करना चाहे तो गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी या गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी है उन अधिकारियों के तहत ब्लॉक स्तर से भी निर्यात करने के लिए उनके अनाज, सब्जियां और फल जो भी वो पैदा करते हैं वहाँ से कलेक्ट किया जाए। एक प्रगतिशील किसान हेतराम शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हेतराम जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं विकसित भारत बजट 2024 से? बजट 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि किसानों की एक अहम कड़ी जो है, जो सबसे पहले बीज है, अगर उसको सही उन्नत किस्म का बीज दिलाया जाए तो उसकी पैदावार में अपने आप बढ़ोतरी होगी और पैसे में भी उसके खर्चे में कमी होगी। उस पर अनुदान भी बढ़ाया जाए तो किसानों के लिए बहुत राहत मिलेगी। राम भरोसी, आपकी क्या उम्मीदें हैं जो विकसित भारत बजट है 2024 उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करता हूं कि बजट में 24 के में उस हनी की एक ऐसी रेट कर दें एमएसपी को, तो यहाँ से आगे और भी बढ़ावा दें,
क्यों कभी हनी का मूल्य कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसलिए इस हनी का भी एक कोई MSP फिक्स कर दे, जाते हमारे युवाओं में भी थोड़ा उत्साह आवे और युवाएं अपनी नौकरी को ना अपनी व्यवसाय के लिए बढ़े। ज्योतिराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोलर एनर्जी को लेकर आपका क्या ख्याल है? मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि विकसित भारत बजट में अंदर सोलर लाइट की में और बजट बढ़ाया जाए, जिससे किसानों की समस्या सॉल्व हो। तो ये थी उम्मीदें राजस्थान के एक्सपर्ट और किसानों की। एक और राज्य चलेंगे, लेकिन ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद समझेंगे उनकी उम्मीदें और फिर शुरू हो जाएगा बजट। रहिएगा हमारे साथ। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान और बात हो रही है बजट, जो कि अब से कुछ देर के बाद पेश होगा। क्या उम्मीदें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर? और फिलहाल रुक करेंगे हम भोपाल और देखते हैं कि वहां पर जो एक्सपर्ट या किसान हैं वो क्या उम्मीद लगाए हैं इस बजट से। विकसित भारत बजट 2024 बिल्कुल आने को है और हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे किसान हैं, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके वित्त मंत्री, जी हाँ, उनके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए कुछ नया, कुछ ज़्यादा लेकर आएंगे। 45 लाख करोड़ का लगभग कृषि बजट जो है वो अनुमानित है, जो लगभग पिछले बजट से 7.5% ज़्यादा है। कैसा होगा बजट? क्या उनमें वो चाहते हैं? हमारे जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं कि उन्हें सुविधा मिले, बजट मिले, सब्सिडी मिले, लाभ मिले? हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हुए। दांगी जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या आप चाहते हैं विकसित भारत बजट में? किसान के लिए सिंचाई पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि अधिकतर किसान जो है परेशान है पानी से, और पानी की अगर सरकार व्यवस्था किसानों के खेतों तक कर देती है तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय दुगनी होगी। रघुवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एक अर्थशास्त्री जो हैं वो किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक कृषि की बात है तो कृषि में मुख्य जो चीज है वो ग्रामीण व्यवस्था को हम कैसे बाजारोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी व्यवस्था में परिवर्तन करें, ये मुख्य ध्यान देने योग्य बात है। इसके लिए हमको हमारे ग्रामीण जो परिवेश है उसमें अधोसंरचना, कृषि अधोसंरचना का विकास करना पड़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी त्रिलोकी जी आपसे कि किस तरह आप चाहते हैं कि विकसित भारत बजट में वित्त मंत्री आपके लिए और हमारे किसानों के लिए सौगात लेकर आए? महंगाई के हिसाब से हम लोगों को जो आदानों की जो महंगाई है उसको लागत कम करने के लिए और हमारी आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार से हम चाहते हैं कि हमको किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसान को सहायता बढ़ाई जाए, या तो हमारे उत्पादित फसलों का मूल्य बढ़ाया जाए, या हमारी जो लागत है उनको कम किया जाए, या अन्य किसी रूप में अनुदान देकर किसान की आय बढ़ाई जाए। कनौजिया जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, काफी लंबे समय से आपने काम किया है, क्या देखते हैं आप विकसित भारत बजट में? हमारे किसान सीधे मार्केट नेटवर्क में कैसे जोड़े जा सकते हैं, इसके लिए जो शासन ने, सरकार ने अभी तक जो प्रावधान किए हैं उसमें और भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। खास तौर से हमारा जो सामूहिक या संगठन के रूप में किसानों को जो कृषि की बात हम करते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या स्व सहायता समूहों के रूप में, वहां पर अभी काफी कुछ काम करने की आवश्यकता है। किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे एफपीओस को मजबूत करने की आवश्यकता है और मार्केट चैनल में उनके एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। हम अपने किसानों से बात करना चाहेंगे। जैसे अन्य फसलों में समर्थन मूल्य होता है, वो समर्थन मूल्य हमारे किसानों के पास, मधुमक्खी पालकों के पास नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि समर्थन मूल्य भी दिया जाए। हमारे मोदी जी ने जो एफपीओ किसान उत्पादन संगठन चालू किया है, तो उनमें हमारा अनुरोध है उनसे कि बजट और भी बढ़ा दिया जाए। तो आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में जो एक्सपर्ट और किसान खास तौर पर हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े किसान थे, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ वो बढ़े हैं। लेकिन सवाल अभी भी उनके सामने बड़ा है, वो बार बार मांग कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की एमएसपी और बाजार की। प्रताप जी, बाजार और एमएसपी अभी भी जो फोकस है किसानों के नजरिए से अगर देखें, वो एक चिंता है। किस तरीके से देखते हैं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि कुछ ही देर के बाद, करीब 5 मिनट के बाद बजट शुरू होगा। ऐसा देखिए, एमएसपी का मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए न तो गवर्नमेंट के लिए संभव है। एमएसपी चलो निर्धारित कर भी दिया है, तो गवर्नमेंट तो खरीद नहीं सकती सब कुछ। तो उसके लिए आपको मार्केट में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स मतलब इस तरह से लाइए कि आप उसको किसानों को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। मतलब उसमें एक अच्छे रेगुलेशंस के साथ साथ वो आए ताकि किसानों का वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इसीलिए होती है कि भाई उससे नीचे गिरेगी तो सरकार कोई न कोई एक्शन उस पर लेगी। तो वो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप एमएसपी फिक्स करिए, पर सरकार उस चीज़ को नहीं खरीद सकती। और ये इश्यू जो है बार बार वो हर जगह से आया, उसका एक सीधा सा एक जैसे हम कहें तो एफपीओ एक सॉल्यूशन है। एफपीओ को आप स्ट्रॉन्ग करिए, और स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी एफपीओ में? वो किसानों की अपनी भागीदारी से ही आएगी, सहभागिता से आएगी। सरकार इन्वेस्ट कर सकती है उसके लिए। यानी कि एफपीओ को मजबूत किया जाए, किसान जुड़े और वो बाजार से, उस पर हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद रांची और वहां के किसान, उनकी उम्मीदें। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। कार्यक्रम सफल किसान, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारा खास कार्यक्रम, और अब रुक करेंगे हम रांची का, सुनते हैं वहां के किसानों की उम्मीदें। जो नया बजट आने वाला है उसमें किसानों की क्या आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, उस पर हम बात करने के लिए किसानों के बीच उपस्थित हैं। जो भी किसान का उत्पादित फसल है उस पर सरकार एक ऐसा उचित मूल्य जो है सो निर्धारित करे जिससे किसानों का रहन सहन बेहतर हो और उनका जो जीवन स्तर है ऊंचा हो। हम चाहते हैं कि धान का जो उत्पादन हो उस पर सरकार और भी थोड़ा सा हमको जो समर्थन मूल्य है वह बढ़ा के दे। आज के तारीख में हम बाजार में जाते हैं खाद या बीज खरीदने, तो इसका दाम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि इस पैसे से किसान का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार को ये सम्मान निधि देना है तो कम से कम 12,000 रुपया एक किस्त देवे। मार्केट में सब्जी नहीं बिकती है तो बहुत एक्सेस खराब हो जाती है, उसके लिए हम लोग हर पंचायत में एक मिनी कोल्ड स्टोर का अति जरूरी है। किसान होते हैं 500 तो हम लोग को बीज मिलता है 200, उसमें हम लोग कैसे बांटेंगे? हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को सही से बीज मिलेगा तो हम लोग किसान तक बांटेंगे। और सब्जी का खेती करते हैं, उसमें अगर फसल बीमा हो जाए, उस फसल का बीमा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुसुम योजना जो पंप सेट हर किसान के कुआं में या तो खेत में लग रही थी, वो कुछ किसान के पास लग चुकी है और किन्हीं के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो कुसुम योजना चला रही थी, हर किसान के पास पंप सेट और सोलर पंप लगे ताकि हर किसान को खेती करने में सुविधा हो। 2018-19 में बहुत किसानों ने बीमा कराया था, उसमें से कुछ किसान लोगों का
बीमा स्वीकृत भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक में बहुत कोई किसान लोगों को उसका बीमा का राशि नहीं मिल पाया। सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उन लोगों को जिनका राशि रुका हुआ है उन लोगों को राशि तुरंत में उपलब्ध कराया जाए। हमारे जो आने वाले भावी पीढ़ी है उन्हें बचपन से ही एग्रीकल्चर का जितना ये सिस्टम है उसे सिखाया जाए, ताकि हमारा बच्चे पढ़ लिख के सरकार के ऊपर भार ना बने और गांव में इतना रोजगार हो खुल जाए कि गांव के लोग गांव में ही रह जाएं, शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश चाहती हूँ। तो रांची में किसानों की उम्मीदें और एक छोटा सा रिएक्शन बहुत चाहूंगा सुरेश जी। बाजार बार बार आ रहा है क्योंकि बस चंद सेकंड के बाद हम सीधे चलेंगे संसद। जी देखिए, आप प्रोड्यूस कर लीजिए, आइटम्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, फार्मर उसको प्रोड्यूस भी कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको चाहिए तो मार्केट ना। जब तक आपके पास में मार्केट नहीं है तो उस प्रोड्यूस को आप बेचेंगे कहाँ? बिल्कुल। और इस वक्त बजट की कार्रवाई शुरू होने आ रही है। संसद का जो सत्र शुरू हो चुका है और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लोकसभा और देखते हैं अब जो बजट पेश होगा क्या उम्मीदें हकीकत में तब्दील होती हैं